हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे नए कोर्स में, जहां पर हम बता रहे हैं बीए इकोनॉमिक्स, जिसमें सारे सेमेस्टर को मैं कवर करूंगा। शुरुआत करेंगे सेमेस्टर नंबर 1 और सेमेस्टर नंबर 1 का पेपर 1 है, क्योंकि एक सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। यहाँ पर जो पेपर 1 है वो अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र से जुड़ा हुआ है, और पेपर जो 2 वो स्टैटिस्टिक्स से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, दोनों को कवर करेंगे बारी बारी से। पहले हम पेपर 1 को लेकर चलते हैं, फिर पेपर 2 को भी हम आपको कंप्लीट करवाएंगे। ये मेरा वादा है, 100% कोर्स आपको मिलेगा और डेली बेसिस पे मिलेगा। ये नहीं कि मैंने एक दिन करा के फिर 10 दिन, नहीं, डेली आपको एक वीडियो डेली मिलेगा, और इसमें हर एक टॉपिक कवर होता चला जाएगा जो कि आपके कोर्स के अकॉर्डिंग होगा। आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी पे हो, आपका सेमेस्टर 1 का जो सिलेबस होता है लगभग सेम ही होता है। अगर कुछ चेंज होता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि सर मुझे ये टॉपिक छूट रहा है। मेरी कोशिश ये है कि आपका हर एक टॉपिक मैं कवर कर सकूं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों में, ताकि आप जो लोग भी इस बार बीए सेमेस्टर में एडमिशन ली हुई है, न्यू एडमिशन ले रहे हैं, तो उन सबको कोर्स प्रॉपर वे में मिल जाए। ठीक है, पीडीएफ चाहिए तो भी मुझे संपर्क करके बताइएगा। शुरुआत करेंगे पहले टॉपिक से, और हमारा पहला टॉपिक है आज का अर्थशास्त्र की परिभाषा, प्रकृति और क्षेत्र, जहाँ पर हमें यह समझना है कि अर्थशास्त्र क्या होता है, अर्थशास्त्र की प्रमुख प्रकृतियाँ क्या क्या है, पर अर्थशास्त्र के क्षेत्र क्या क्या है। तो इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। डिटेल इसलिए क्योंकि आप बीए में आ गए, जहाँ पर लिखना बहुत होता है। बीए इकोनॉमिक्स में एक्सप्लेनेशन बहुत चाहिए होता है, मैटर बहुत ज़्यादा देना होता है। यहाँ पर आपको क्लास 12 की तरह 100 के 100, 50-50 MCQs नहीं मिलने वाला है। यहाँ पर MCQs होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, लेकिन कम, सबसे ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन होता है, और एक ही क्वेश्चन का 10 या 20 नंबर का होता है। आपको उसी हिसाब से एक्सप्लेनेशन भी करना होता है, उसी हिसाब से लिखना भी होता है। इसलिए जो नोट्स मैं आपको दे रहा हूँ, उस नोट्स को अच्छे तरह से लिख के रखिएगा अपने पास, ताकि आप उसको पढ़ के एग्ज़ाम में भी लिख सकें। ठीक है ना, क्योंकि समझना और पढ़ना ज़रूरी है, उसके बाद ही आप एग्ज़ाम में लिख सकेंगे। तो अच्छे नोट्स से ही आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। एक अच्छा और बहुत ही खूबसूरत इजी लैंग्वेज में नोट्स देने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको। ठीक है, मैंने भी जो नोट्स बनाए, कोशिश लैंग्वेज सिंपल रखने की कोशिश किया ताकि आपको समझ में आ जाए। सबसे पहले हमें ये समझना है, सेमेस्टर 1 की शुरुआत में ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है। ठीक है, जहाँ पर हम बात करेंगे पेपर 1 की अर्थशास्त्र की परिभाषा, प्रकृति और क्षेत्र। सबसे पहले ये तो जान लो कि बेटा अर्थशास्त्र होता क्या है। अर्थशास्त्र 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक होता है अर्थ और दूसरा है शास्त्र। ठीक है, अर्थ को इंग्लिश में बोलते हैं वेल्थ, क्योंकि इकोनॉमिक्स में जिसका मतलब होता है इको, और शास्त्र का मतलब होता है स्टडी, जिसका मतलब होता है नॉमिक्स। ठीक है, यहाँ पर अर्थशास्त्र बना हुआ है कि जब हम अर्थशास्त्र में धन से संबंधित क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, इसका मतलब सिंपल संक्षिप्त अर्थ आ जाता है धन से संबंधित क्रियाओं का अध्ययन। जब हम धन से संबंधित क्रियाओं का अध्ययन करते हैं तो उसे हम अर्थशास्त्र के नाम से जानते हैं। और धन से संबंधित जो क्रियाएं होती हैं, जिसको बोलते हैं आर्थिक क्रियाएं। क्या बोलते हैं? आर्थिक क्रियाएं। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन करने वाले शास्त्र को अर्थशास्त्र कहते हैं। और आर्थिक क्रिया का मतलब होता है जब लोगों की आवश्यकताएं होती हैं, लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए लोगों के पास जो साधन होते हैं, उन साधनों का किस प्रकार से उचित प्रयोग होता है, उससे रिलेटेड जो क्रियाएं करते हैं वही आर्थिक क्रिया हैं। और जहां इस बात का अध्ययन किया जाता है उसी को अर्थशास्त्र कहते हैं। वैसे तो अर्थशास्त्र के बहुत सारे, अर्थशास्त्र बहुत बड़ा क्षेत्र है, जिसके बारे में बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने अपने अपने हिसाब से समय के साथ साथ अर्थशास्त्र की विषय वस्तु के विकास होने के साथ साथ परिभाषित किया है, अर्थ बताया है। लेकिन उन सभी अर्थों को 5 ग्रुप में बांटा गया है, जिसमें धन संबंधी परिभाषा है, जिसको देने वाले प्रोफेसर एडम स्मिथ, वॉकर सीनियर, JS मिल आदि प्रमुख थे। इसके बाद आया कल्याण संबंधी परिभाषा, वेलफेयर रिलेटेड, उसमें प्रोफेसर मार्शल, पीगू, कैनन, बिब्रेज आदि है। उसके बाद आया दुर्लभता या सीमित साधन संबंधी परिभाषा, रॉबिन्सन ने दिया। उसके बाद फिर आया आवश्यकता विहीनता संबंधी परिभाषा, भारतीय अर्थशास्त्री JK मेहता ने दिया। और JK मेहता के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में क्योंकि एक ऐसे भारतीय अर्थशास्त्री जिनके बारे में हम बेसिकली सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं, JK मेहता जी। वैसे अमर्त्य सेन का नाम भी आता है, लेकिन यहाँ पर जब हमारे कोर्स में JK मेहता जी का नाम बार बार आएगा, उसके बारे में थोड़ा जानिएगा। और यहाँ पर 5वीं जो
परिभाषा है जो आधुनिक समय में मॉडर्न इकोनॉमी के जो कॉन्सेप्ट को बताता है सही तरीके से, दैट इज़ आधुनिक या विकास केंद्रित परिभाषा, जिसको सैमुअल्सन ने दिया है। और सैमुअल्सन वह व्यक्ति है जिनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है अपने कॉन्सेप्ट के लिए। अब इन पांचों कॉन्सेप्ट को आपको पॉइंट टू पॉइंट समझना होगा और शुरुआत करेंगे धन संबंधी परिभाषा से। धन संबंधी परिभाषा सबसे प्राचीन परिभाषाओं में जाता है, जहाँ पर अर्थशास्त्र का क्षेत्र केवल धन से, अर्थशास्त्र किससे संबंधित था? अर्थशास्त्र का संबंध था राजतंत्र से, और राजतंत्र केवल धन से संबंधित क्रियाओं का अध्ययन करता था कि कितने पैसे खर्च हुए, कितना खर्च करना है, कितना टैक्स आया, कितना टैक्स लगाना है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते थे। उसी चीज़ों को पढ़ते हुए प्रोफेसर एडम स्मिथ ने अपना कॉन्सेप्ट दिया, और एडम स्मिथ के कॉन्सेप्ट को समर्थन दिया बाकर सीनियर JS मिल ने। एडम स्मिथ ने अपनी बुक लिखी थी जिसको शॉर्ट में जो बोला जाता है वेल्थ ऑफ नेशन, लेकिन पूरी बुक का जो नाम है राष्ट्रों के धन के स्वरूप तथा कारणों की खोज, और इंग्लिश में नाम है इसका, ध्यान में रखा, बुक का नाम बहुत ज़रूरी है, याद रखना आपको, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। उन्होंने इसमें ये कहा कि किसी भी राष्ट्र में धन की क्या आवश्यकता होती है, धन का क्या प्रारूप होता है और धन का किस प्रकार से प्रयोग होता है, उसकी क्या महत्व होता है, इस बात पे जोर दिया। और यहीं पर उन्होंने बताया कि अर्थशास्त्र वो चीज़ है जहाँ पर धन से संबंधित विभिन्न क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। और इसी बुक में उन्होंने अर्थशास्त्र की एक परिभाषा दिया। उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र वह अध्ययन है जो राष्ट्रों के धन के स्वभाव एवं इनके कारणों का जांच करता है। और उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र धन से संबंधित विज्ञान है, यानी कि धन के विज्ञान को अर्थशास्त्र का नाम दिया। यही उन्होंने संक्षिप्त परिभाषा दी, इसलिए इनको धन से संबंधित क्रियाएं कहा जाता है। अर्थशास्त्रियों के अनुसार कि किसी भी अर्थव्यवस्था में धन ही पूरे अर्थव्यवस्था का क्या होता है, विषय सामग्री होता है, जहाँ पर हमें हर चीज़ कि कितना पैसा आया, पैसों से कितना खर्चना है, कितना व्यय हुआ, हर चीज़ धन से संबंधित जोड़ के हम पढ़ते हैं। व्यक्तिगत समृद्धि हो या फिर राज्य की समृद्धि हो, ये सब धन से जुड़ा हुआ होता है। इसका मतलब जो भी आर्थिक क्रियाएं होती हैं उसका एक ही मकसद होता है, क्या चीज़? संपत्ति और धन का अर्जन करना। और इसी मुख्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो भी क्रियाएं होती हैं उन सभी क्रियाओं को हम यहाँ पर अध्ययन करते हैं अर्थशास्त्र के अंतर्गत। ठीक है। दूसरी परिभाषा है कल्याण संबंधी परिभाषा, क्योंकि धन से संबंधित एक संकुचित परिभाषा थी जहाँ पर चीज़ों को केवल और केवल एक जगह पर धन की क्रियाओं में ही सीमित कर दिया गया था। प्रोफेसर एडम स्मिथ के ही शिष्य थे प्रोफेसर मार्शल। उन्होंने उनके कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा कहा कि ये कॉन्सेप्ट थोड़ा संकुचित है। वास्तव में ये जो है केवल धन तक अपनी क्रियाओं को, अगर आर्थिक क्रियाओं को सीमित कर देंगे तो बहुत सारी क्रियाएं ऐसी भी है जो डायरेक्टली धन से संबंधित नहीं होती हैं, लेकिन वो भी तो हम अध्ययन करते हैं। तो उन्होंने धन के कॉन्सेप्ट को बदल के उसी कॉन्सेप्ट को कल्याण से संबंधित जोड़ दिया, मानव के कल्याण से जोड़ दिया कि धन केवल मनुष्य का एकमात्र लक्ष्य धन कमाना नहीं होता है। मनुष्य का लक्ष्य जो होता है अपने आर्थिक कल्याण को, अपने मनुष्य की कल्याण को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना। और मनुष्य का कल्याण तब होता है जब उसको अच्छा रोटी मिलेगा, अच्छा कपड़ा मिलेगा, अच्छा मकान होगा, दूसरी मूलभूत सुविधाएं मिलेंगी। इसका मतलब उन्होंने अर्थशास्त्र को मानव के कल्याण से जोड़ दिया। तो प्रोफेसर मार्शल का कहना है कि वो सभी क्रियाएं जिससे मनुष्य का कल्याण जुड़ा रहता है, अगर उसका अध्ययन होता है तो उसी अध्ययन सामग्री को हम अर्थशास्त्र के नाम से जानते हैं। और इनके कॉन्सेप्ट को अब उन्होंने अपने इस पूरे कॉन्सेप्ट को अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स की नाम की जो उन्होंने बुक लिखा, उसी बुक में उन्होंने प्रकाशित किया। और उनके इस पूरे कॉन्सेप्ट को कहा जाता है कि कल्याणवादी विचारधारा दिया, जिनकी समर्थन देने में प्रोफेसर पीगू, प्रोफेसर कैनन, बिवरेज आदि, जो उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से अपना समर्थन व्यक्त किया। प्रोफेसर मार्शल ने अपने वक्तों को, अपने जो विचार थे उन्होंने व्यक्त करते हुए कहा कि अर्थशास्त्र जीवन के साधारण व्यवसाय में मनुष्य मात्र का अध्ययन करता है कि मनुष्य किस प्रकार से अपने कल्याण को बढ़ाना चाहेगा। हर एक मनुष्य चाहता है वो एक सुखी जीवन जिए, उसके पास पर्याप्त आर्थिक सुविधाएं हों और वो अपने कल्याण को अधिक से अधिक बढ़ाना चाहता है। इसके लिए वो पर्याप्त क्रियाएं करता है। वो जितनी भी क्रियाएं करता है, अगर उसका अध्ययन करेंगे, जहाँ करेंगे वही अर्थशास्त्र है। वह व्यक्तिगत तथा सामाजिक कार्य के उस अंश की परीक्षा करता है जो कल्याण के भौतिक साधनों की प्राप्ति और उपयोग से घनिष्ठ रूप से संबंधित होता है। जाहिर सी बात है, कल्याण तब होगा जब उसको भौतिक साधनों की प्राप्ति होगी।
भौतिक साधन का मतलब होता है खाने के लिए रोटी चाहिए, पहनने को कपड़ा चाहिए, रहने के लिए अच्छा मकान चाहिए, इंटरटेनमेंट चाहिए, कई सारी बातें जो उसकी आर्थिक कल्याण से जुड़ी हुई होती हैं, जिससे वो अपने आप का विकास महसूस करता है। तो इनके जो कॉन्सेप्ट था, उस कॉन्सेप्ट की जो प्रमुख विशेषताएं थी वो क्या है कि अर्थशास्त्र वास्तविक मनुष्य की क्रियाओं का अध्ययन करता है। मनुष्य जो जीवन में जो भी क्रियाएं करता है, चाहे वो डायरेक्टली धन से जुड़ा हुआ हो या उसके कल्याण से जुड़ा हो, तो वो अर्थशास्त्र की विषय सामग्री है। अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, क्योंकि यहाँ पर मनुष्य सामाजिक प्राणी है और मनुष्य जो क्रियाएं करता है वो समाज में रहते हुए करता है, तो इसलिए सामाजिक क्रियाएं कहते हैं। अर्थशास्त्र साधारण मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। जो भी वो अपने जीवन को जीने के लिए क्रिया करता है, अर्थ से संबंधित होता है, उसको आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। और अर्थशास्त्र का संबंध मानव के भौतिक कल्याण में वृद्धि, क्योंकि जो आर्थिक क्रियाएं होती है वो इसलिए की जाती है ताकि हमें जो कल्याण के लिए आवश्यक वस्तुएं चाहिए, जिसको भौतिक वस्तुएं कहते हैं, रोटी, कपड़ा, मकान या दूसरे इक्विपमेंट, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, इन सब चीज़ों पर वो करे। तो इन सब चीज़ों का अध्ययन जो है अर्थशास्त्र के अध्ययन किया जाता है। इसके बाद कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और बदला, अर्थशास्त्र का प्रारूप चेंज हुआ, अध्ययन सामग्री बढ़ी, अर्थशास्त्र का विकास होता गया। उसके बाद प्रोफेसर रॉबिन्सन आए। प्रोफेसर रॉबिन्सन लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, सुविख्यात। उसमें उन्होंने अपना कॉन्सेप्ट दिया। उनका कॉन्सेप्ट ये था कि अर्थशास्त्र वास्तव में, अर्थशास्त्र में जो अध्ययन करते हैं हम, वो उस बात का अध्ययन होता है कि मनुष्य के पास कितने साधन हैं और उस साधनों के प्रयोग करते हुए वो किस प्रकार से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो उन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया कि मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित होती हैं और मनुष्य के साधन सीमित होते हैं, और प्रत्येक मनुष्य अपने सीमित साधनों के माध्यम से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करता है ताकि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। इवन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति तो नहीं कर सकता, लेकिन उस आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए जो भी क्रिया करता है, जो भी उसका साधन होता है, उसके उचित सर्वोत्तम प्रयोग करते हैं, उस पूरी क्रिया को हम अर्थशास्त्र कहते हैं। इसलिए इनकी विचारधारा को दुर्लभता संबंधी विचारधारा या सीमित साधन संबंधी विचारधारा के नाम से जानते हैं। ठीक है। उन्होंने जो बुक लिखी थी, उस बुक का नाम है एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, और इसी बुक में उन्होंने अपने कॉन्सेप्ट को बताया। और रॉबिन्सन के कॉन्सेप्ट में उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो लक्ष्यों और वैकल्पिक प्रयोग वाले सीमित साधनों की मध्य पारस्परिक संबंध के रूप में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। उन्होंने सीधा बताया कि मनुष्य के जो साधन होते हैं वो सीमित होते हैं, और सीमित साधनों के माध्यम से उसके जो लक्ष्य है, इसका मतलब मनुष्य की जो आवश्यकताएं होती हैं, उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो जो भी क्रियाएं करता है, उन क्रियाओं के अध्ययन करने को अर्थशास्त्र कहा जाता है। रॉबिन्सन की जो परिभाषा थी, उन परिभाषाओं की प्रमुख विशेषता ये थी, उससे ये बात निकल के आई कि मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत है, जो कभी ख़त्म नहीं होती हैं। आप एक चीज़ की पूर्ति कर लो, दूसरी चीज़ आपके सामने आ जाती है। मनुष्य के पास जो साधन होते हैं वो सीमित होते हैं। सीमित साधनों के जो भी होते हैं उसके बहुत सारे वैकल्पिक प्रयोग होते हैं। उन वैकल्पिक प्रयोग में से हमें सर्वश्रेष्ठ वैकल्प का चुनाव करना पड़ता है ताकि हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। और उसके बाद जो लोगों की आवश्यकताएं होती हैं, उन आवश्यकताओं में भी बहुत ज़्यादा अंतर होता है, सबकी आवश्यकताएं एक जैसी नहीं होती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, अर्थशास्त्र में आर्थिक समस्याओं का अध्ययन होता है और सीमित साधनों के माध्यम से आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो भी समस्याएं उत्पन्न होती है, चुनाव करना पड़ता है, सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चुनाव संबंधी समस्या कहते हैं, उसे आर्थिक समस्या भी कहते हैं। यही प्रोफेसर रॉबिन्सन का कॉन्सेप्ट था। प्रोफेसर रॉबिन्सन के कॉन्सेप्ट के बाद आया आवश्यकता विहीनता संबंधी परिभाषा। वास्तव में ये परिभाषा, जो अब तक की परिभाषा हमने पढ़ा है, धन से संबंधित, आवश्यकताओं की पूर्ति से संबंधित, मानव कल्याण के लिए भौतिक साधनों की प्राप्ति से संबंधित, ये सभी जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा अलग अलग, इस कॉन्सेप्ट का बिल्कुल उल्टा कॉन्सेप्ट। और क्योंकि जो कॉन्सेप्ट अपने हमने पढ़ा भौतिकवादी मतलब पाश्चात्य सभ्यता, भौतिकवादिकता तभी आई जब हमारे देश में अंग्रेज आए, पाश्चात्य लोग आए, जो पश्चिमी लोग हैं, उन लोगों के साथ। इंडिया में उसमें स्पिरिचुअल भाव चल रहा था। इंडिया में जो हमारे विद्वान थे, जो आचार्य थे, संत थे, उन लोगों का कहना था कि मनुष्य तभी सुखी हो सकता है और जब मनुष्य की आवश्यकताएं कम से कम हो। ऋषि मुनि जो ज्ञान के, विद्वान के पारंगत थे, उनकी आवश्यकताएं कम थी, वो अपनी ज़रूरतों को सीमित करने पर जोर देते थे। इसी बात को जे.के. मेहता ने उठाया और जे.के. मेहता ने इसी को ध्यान में रखते हुए अपना कॉन्सेप्ट कहा, और उनके कॉन्सेप्ट को कहा जाता आवश्यकता विहीनता संबंधी परिभाषा। क्यों? क्योंकि उन्होंने उन विद्वानों की बातों को ध्यान में रखता कहा
कि अर्थशास्त्र इस बात का अध्ययन करता है कि किस प्रकार मनुष्य क्रियाएं करे ताकि उसकी आवश्यकताएं कम से कम हों। अगर उसकी आवश्यकताएं कम से कम होती है तो समस्याएं भी अपने आप खत्म हो जाती है, और अर्थशास्त्र समस्याओं को निपटाने के लिए कार्य करता है, समस्याओं को सुलझाने का कार्य करता है। और हमारे पास आवश्यकताएं कम होगी तो समस्याएं भी कम होगी, इस बात का। तो जे.के. मेहता ने अर्थशास्त्र की परिभाषा पश्चिमी अर्थशास्त्रों से बिल्कुल भिन्न आधार पर दी। इनकी परिभाषा भारतीय संस्कृति और अध्यात्म के विचार पर आधारित थी। प्राचीन जो ऋषि थे, जो प्राचीन मुनि थे, विद्वान थे, उनके अनुसार कि लोगों की आवश्यकताएं कम से कम होनी चाहिए, और इसी को ध्यान में रखते हुए प्रोफेसर मेहता ने कहा कि आवश्यकताओं की संतुष्टि की बजाय आवश्यकताओं को कम करना चाहिए, आवश्यकताओं को क्या करना चाहिए, अंत कर देना चाहिए। तो जे.के. मेहता ने एक्सप्लेन किया कि अर्थशास्त्र एक विज्ञान है जिसमें मानव की उस व्यवहार का अध्ययन किया जाता है जिससे आवश्यकता विहीनता के लक्ष्य को प्राप्त किया सके। मतलब एक ऐसी क्रिया जिससे मनुष्य अपनी जो आवश्यकताओं को कम करे, अंत करे, क्योंकि आवश्यकताओं को पूरा नहीं, उसको ख़त्म कैसे किया जाए, इस बात को जोर देना चाहिए। विशेषता की आवश्यकताओं को कम करके अंततः उसे समाप्त करने पर जोर दिया गया, और अधिकतम सुख प्राप्ति आवश्यकता विहीनता की आवश्यकता में ही संभव है। तो लेकिन ये वाला कॉन्सेप्ट जो था ना, वास्तव में इसको लोगों के द्वारा बहुत ज़्यादा आलोचना किया गया कि लोग अगर अपनी आवश्यकताओं को ख़त्म कर देंगे तो जीने का मकसद क्या है। लोगों की ज़रूरतें होती हैं, जैसे जैसे विकास हो रहा है लोगों की ज़रूरतें, तो ऐसे में ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा जो है लोगों इस तरह से प्रचलन में नहीं रही और बहुत ज़्यादा आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। उसके बाद आधुनिक समाज के विकास के साथ साथ जो रॉबिन्सन की परिभाषा थी, मार्शल की परिभाषा थी, मेहता की परिभाषा, इन सबको परिवर्तित करते हुए एक नया ही कॉन्सेप्ट, इन सबको मिक्स करते हुए एक नया कॉन्सेप्ट समझ हमारे सामने आया। और 1932 के बाद, 1932 से पहले रॉबिन्सन की परिभाषा सबसे ज़्यादा प्रचलन में थी। 1932 के बाद अर्थशास्त्र की विषय सामग्री में बहुत अधिक विकास हो गया और महसूस किया गया कि रॉबिन्सन की जो परिभाषा थी वो अर्थशास्त्र के संपूर्ण रूप को प्रकट नहीं करता है। तो ऐसे में प्रोफेसर सैमुअल्सन ने धन के साधनों के वितरण, यानी कि किस प्रकार से हमारे सीमित साधनों का प्रयोग हो और उस सीमित साधनों के माध्यम से किस प्रकार से आर्थिक विकास किया जाए, क्योंकि रॉबिन्सन ने कहा था कि सीमित साधनों के माध्यम से असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। उसी कॉन्सेप्ट को सैमुअल्सन ने आवश्यकता की पूर्ति की जगह आर्थिक विकास पे बोले, किस प्रकार से हम साधनों के माध्यम से अधिकतम विकास को जन्म दे सके, इस बात का अध्ययन किया जाता है। तो इनकी इस कॉन्सेप्ट को, क्योंकि उन्होंने विकास के ऊपर केंद्रित रखा कि हमारा मकसद विकास करना होना चाहिए, हमारा मकसद केवल साधनों का प्रयोग करना नहीं होना चाहिए, साधनों के अधिकतम प्रयोग करते हुए किस प्रकार से विकास को आगे बढ़ाया जाए, मनुष्य मात्र का विकास हो जाए, साधनों का विकास हो सके, इस बात पर जोर देना था उनका। तो उनका जो कॉन्सेप्ट था विकास केंद्रित परिभाषा के नाम से जाना गया, और उनके इसी कॉन्सेप्ट से उनको बाद में नोबेल पुरस्कार की प्राप्ति भी हुई, और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उनका बहुत बड़ा योगदान सामने आया। प्रोफेसर सैमुअल्सन ने अपनी परिभाषा को जो दिया, थोड़ा लंबा परिभाषा था, क्योंकि विकास केंद्रित परिभाषा तो थोड़ा लंबी परिभाषा को ध्यान में रखना। उन्होंने क्या कहा, अर्थशास्त्र इस बात का अध्ययन करता है कि व्यक्ति और समाज मुद्रा की सहायता से या मुद्रा के बिना किस प्रकार से अनेक प्रयोग में आ सकने वाले उत्पादन के विभिन्न साधनों का चुनाव एक समयावधि में विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन में और इसको समाज के विभिन्न व्यक्तियों और समूहों के उपभोग हेतु वर्तमान या भविष्य में बांटने के लिए करता है। मतलब अर्थशास्त्र वो सभी क्रियाएं करता है जिसके माध्यम से हमारे पास जो भी संसाधन है, जो भी साधन है, चाहे वो मुद्रा से हम ले रहे हैं या मुद्रा के बिना ले रहे हैं, उन साधनों के माध्यम से किस प्रकार से अधिकतम उत्पादन किया जा सके और समाज में किस प्रकार से इसका वितरण हो सके ताकि अधिकतम सामाजिक लाभ और अधिकतम सामाजिक विकास हो सके, इस बात पर रॉबिन्सन ने जोर दिया। तो ये जो कॉन्सेप्ट अब तक हमने किसके बारे में पढ़ा, हमने पढ़ा अर्थशास्त्र की परिभाषा, जिनको 5 कैटेगरी में बांटा गया है। परिभाषा के बाद हमें समझना है अर्थशास्त्र के क्षेत्र, और अर्थशास्त्र के क्षेत्र को प्रोफेसर कीन्स ने 3 वर्गों में बांटा। क्षेत्र के अंतर्गत उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में हम 3 चीज़ें पढ़ते हैं। अर्थशास्त्र की विषय सामग्री, कौन कौन सी बातें आती हैं, अर्थशास्त्र की प्रकृति और अर्थशास्त्र की सीमाएं। देखिए सॉरी, ये थोड़ा हर शास्त्र लिख गया, गलत है ये, यहाँ पर हर शास्त्र नहीं होगा, यहाँ पर लिखा होना चाहिए अर्थशास्त्र। थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है ना, मुझसे ही हुआ, लेकिन ध्यान रखिएगा ये अर्थशास्त्र है, परेशान मत होना कि ये हर शास्त्र क्या हो गया, थोड़ा गलत हो गया। तो यहाँ पर 3 चीज़ें पढ़ना है कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र, अर्थशास्त्र की प्रकृति और अर्थशास्त्र के
सीमाएं क्या क्या है। शुरुआत करेंगे पहला पॉइंट से, अर्थशास्त्र की विषय सामग्री के बारे में। जब भी अर्थशास्त्र की विषय सामग्री की बात करते हैं कि अर्थशास्त्र की में एक्चुअली में हमने कहा कि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम पढ़ते हैं साधनों के वितरण। जब साधनों की बात होती है तो साधनों का प्रयोग होता है वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए, और सेवाओं का उत्पादन करेंगे फिर इसका उपभोग हुआ। इस प्रकार से जो विषय सामग्री है उसको 5 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया बेटा? 5 प्रमुख वर्गों में। पहला, उपभोग की क्रियाएं, उत्पादन, विनिमय, वितरण और फिर राजस्व। उपभोग क्या है? उपभोग एक ऐसी आर्थिक क्रिया होती है जिसके अंतर्गत अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए वस्तु और सेवाओं का प्रयोग किया जाता है। ये आर्थिक क्रिया, उपभोग क्या है? आर्थिक क्रिया। जब हम आर्थिक क्रियाओं की प्रकार की बात करते हैं, यही 5 प्रकार होते हैं और आर्थिक क्रियाओं के प्रकार ही अर्थशास्त्र की विषय, क्योंकि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है और आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन ही अर्थशास्त्र की विषय सामग्री होती हैं, जिसके अंतर्गत हम ये पढ़ते हैं कि मनुष्य अपनी आवश्यकता की संतुष्टि के लिए वस्तु और सेवाओं का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं और इस पूरी क्रिया को उपभोग के नाम से जाना जाता है। दूसरा है उत्पादन। उत्पादन वह आर्थिक क्रिया है जिसके अनुसार मनुष्य क्या करता है, जो प्रकृति से प्रदत्त वस्तुएं हैं उनके रूप में, उसके गुण में या उसकी उपयोगिता में वृद्धि करता है और उसके मूल्य को वृद्धि कर देता है। ही उपयोगिता है। मतलब गेहूं से बिस्किट बना दिया, लकड़ी का प्रयोग करते हुए फर्नीचर बना दिया, कपड़े का प्रयोग करते हुए शर्ट पैंट बना दिया, ये उत्पादन की क्रियाएं होती है। तीसरी क्रिया होती है विनिमय। विनिमय एक ऐसी क्रिया है जिसके अंतर्गत क्रय विक्रय किया जाता है। ठीक है ना, क्रय विक्रय किया जाता है क्योंकि वस्तुएं आपके पास होंगी, खरीदोगे, बेचोगे, तो इसी के माध्यम से आर्थिक क्रिया आगे बढ़ती हैं। और इन सब चीज़ों के लिए सबसे योगदान देता है वितरण। वितरण वह क्रिया है जिसके अंतर्गत जो भी उत्पादन हमारे पास है, जो उत्पादन सामग्री है या उत्पादन के साधन है, उनका उचित वितरण किस प्रकार से हो, जिससे समाज के हर एक वर्ग को उत्पादन की मात्रा प्राप्त हो, उनकी संतुष्टि प्राप्त हो। तो इस क्रियाओं, इसके बाद इन सभी क्रियाओं के माध्यम से राजस्वता की समाज की देखभाल किया जा सके। तो राजस्व को जुटाना, कर लगाना, कितना कर किस पर लगाया जाता है, उसको किस प्रकार से खर्च करना है, समाज के विकास के लिए लोन कितना है, तो इन सब बातों का अध्ययन राजस्व के अंतर्गत करते हैं। और राजस्व से रिलेटेड बातें सेमेस्टर 3 में डिटेल से दिया हुआ है। जब हम सेमेस्टर 3 पढ़ेंगे तब राजस्व के संबंधित पूरी क्रियाएं आएंगी। पूरी जो बुक है जो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल ये 5 अर्थशास्त्र की विषय सामग्री है। विषय सामग्री को पढ़ने के बाद हमारे पास होती है अर्थशास्त्र की प्रकृति। अर्थशास्त्र की प्रकृति का मतलब होता है अर्थशास्त्र किस प्रकार का, अर्थशास्त्र के अंदर किस चीज़ों का अध्ययन करते हैं। अर्थशास्त्र का अध्ययन हम विज्ञान के रूप में करते हैं या अर्थशास्त्र का अध्ययन हम जो है कला के रूप में करते हैं। विज्ञान जिसको प्रकाशदाता के नाम से जानते हैं, विज्ञान वो है जो प्रकाश देता है, जो समझ देता है क्या है, क्यों है, कैसा है। जबकि कला एक फलदाता है कि जो भी विज्ञान के अंदर हमारे नियम हैं, उस नियमों का प्रयोग किस प्रकार मनुष्य अपने लिए प्रयोग करता है, तो कला कुशलता को बताता है, स्किल को बताता है, और विज्ञान सिद्धांत को बताता है कोई क्या कार्य क्यों है, कैसे होना है। जबकि यह है किसी कार्य को किस प्रकार से किया जाए। तो जब विज्ञान की बात करते हैं, विज्ञान 2 प्रकार का होता है। एक वास्तविक विज्ञान, जहाँ पर इस बात का अध्ययन किया जाता है कोई वस्तु है तो क्यों है, क्या है। और जबकि आदर्श विज्ञान ही बताता है कोई समस्या है तो उस समस्या का निपटारा कैसे किया जाए, मतलब क्या होना चाहिए उसकी समस्या का निदान। इस प्रकार से हम जो अर्थशास्त्र की प्रकृति को जब पढ़ते हैं तो अलग अलग अर्थों में पढ़ते हैं कि अर्थशास्त्र विज्ञान है या अर्थशास्त्र कला है या अर्थशास्त्र विज्ञान और कला दोनों है। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है कि अर्थशास्त्र एक विज्ञान है। तो विज्ञान क्या होता है? विज्ञान किसी विषय का नियमबद्ध व क्रमबद्ध ज्ञान होता है, जो किसी भी समस्या के बारे में डिटेल से अध्ययन करता है, उसके बारे में पूरा का पूरा प्रयोग करता है, अनुसंधान करता है और उससे रिलेटेड सिद्धांतों को पारित करता है एक बहुत ही सिस्टमेटिक वे में। अगर यहाँ पर नियम और सिद्धांतों की बात होती है तो अर्थशास्त्र में भी नियम है, अर्थशास्त्र में भी सिद्धांत है। जैसे मांग का नियम है, पूर्ति का नियम है, ठीक है ना, घटती सीमांत उपयोगिता का नियम है, जो कि व्यवहारों को अध्ययन करने के बाद समान रूप से लागू होता है। तो अगर विज्ञान में नियम और वचनबद्ध क्रमबद्ध का अध्ययन किया जाता तो अर्थशास्त्र में भी ऐसा होता है, क्योंकि अर्थशास्त्र में भी अर्थशास्त्र की विभिन्न समस्याओं का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है।
अर्थशास्त्र में भी विभिन्न सिद्धांतों का प्रतिपादन होता है। अर्थशास्त्र के अंतर्गत सिद्धांतों का विस्तृत विवरण होता है कि ये क्यों है, कैसे, किस प्रकार से हैं। और अर्थशास्त्र के जो नियम होते हैं वो भी सार्वभौमिक सत्य होते हैं, जिस प्रकार से विज्ञान के नियम है। और मुद्रा का मापदंड तय होता है, किस प्रकार से मुद्रा छापी जाती है, मुद्रा का। तो अगर विज्ञान में क्रमबद्ध अध्ययन होता है तो ये ध्यान में रखना, अर्थशास्त्र में भी आर्थिक समस्याओं का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है और उससे रिलेटेड तमाम जो है हमारे पास क्या है, सिद्धांत मौजूद है। तो अर्थशास्त्र में जब आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है तो इसको दो वर्गों में बांटा जाता है। एक अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है या अर्थशास्त्र एक आदर्श विज्ञान है। तो वास्तविक विज्ञान क्या है? वास्तविक विज्ञान ये बताता है कि कोई भी समस्या क्यों है, कैसे है और क्या है, जो कि कारण और परिणाम, किसी भी समस्या के कारण और उसके होने के उससे क्या परिणाम होता है, इस बात का सत्यता की जांच करता है। तो अगर वास्तविक विज्ञान कारण और परिणाम की बात करता है तो अर्थशास्त्र भी उसी प्रकार से आर्थिक समस्याओं के कौन से कारण हैं, आर्थिक समस्याओं की वजह से है ना, आर्थिक क्रियाओं के उत्पन्न होने के कारण और उनसे क्या परिणाम होता है, आर्थिक समस्याएं होती हैं तो क्या होता है, इन बातों का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार से अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान भी है, क्योंकि यहाँ पर विभिन्न समस्याओं के कारणों के और उनके परिणामों के सत्यता की बात होती है। यहाँ पर चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, प्रयोगशाला में सिद्ध कर सकते हैं, व्यावहारिक जीवन में उनके विभिन्न समस्याओं के कारण के बीच के संबंधों के बीच में हम साबित कर सकते हैं, रिलेशन तय कर सकते हैं, संबंधों को बता सकते हैं। इसलिए अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है। अगर अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है तो ध्यान में रखना, अर्थशास्त्र आदर्श भी प्रस्तुत करता है। अब आदर्श विज्ञान क्या होता है? आदर्श विज्ञान जो किसी चीज़ के कारण और परिणाम की बजाय इस बात पर जोर देता है कि समस्याओं का निदान कैसा होना चाहिए। मतलब ये आदर्श बताता है कि कोई भी चीज़ आगे चल के किस प्रकार से होना चाहिए। जैसे हमने कह दिया भारत में बहुत गरीबी है, 21% लोग गरीब है, तो वास्तविक अर्थशास्त्र है। लेकिन भारत की गरीबी कम होनी चाहिए, भारत की गरीबी 18% से 15% से या 10% से कम होना चाहिए, तो ये आदर्श है कि हमें इस प्रकार से अपने समाज को बनाना चाहिए। यहाँ पर सलाह है, यहाँ पर रूपरेखा है, किसी भी चीज़ को किस प्रकार से परिवर्तन होना चाहिए इसका मापदंड है। इसलिए इसको आदर्श विज्ञान के रूप में कहा जाता है। और आदर्श विज्ञान हमेशा इस बात का अध्ययन करता है कि कोई भी बात, कोई भी वस्तु कैसी होनी चाहिए, यानी क्या होना चाहिए। आदर्श विज्ञान के गुणों के आधार पर प्रोफेसर रॉबिन्सन ने भी अर्थशास्त्र के आदर्श अर्थशास्त्र के रूप में व्याख्या किया। उनके अंतर्गत मनुष्य एक विचारवान प्राणी है और अपनी समस्या का क्या कारण है ये समझते हुए उसको किस प्रकार से दूर किया जाना चाहिए, समस्याओं का समाधान कैसा होना चाहिए, इस बात पे भी जोर देता है। क्योंकि अर्थशास्त्र में आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, उसके कारणों का अध्ययन किया जाता है, इसलिए वह वास्तविक अर्थशास्त्र है। और उस समस्याओं का अध्ययन करते हुए किस प्रकार से समस्याओं को दूर किया जाना चाहिए, इस बात का भी अध्ययन किया जाता है। इसलिए इसको आदर्श अर्थशास्त्र, आदर्श विज्ञान के रूप में भी जानते हैं। दूसरा है, अर्थशास्त्र एक कला है। कला का मतलब होता है किसी भी कार्य को करने की कुशलता। आप किसी भी कार्य को किस प्रकार से पढ़ते हैं, ये कला है। कोई कला कहते हैं, मनोरंजन एक कला है, एक्टिंग करना एक कला है, क्योंकि हर कोई नहीं कर सकता। पढ़ाना एक कला है, हर कोई अच्छे से नहीं पढ़ा सकता, ठीक है ना। हर किसी की अपनी अपनी स्किल होती है। भाई सिद्धांतों का पालन करना अलग बात है, जैसे पढ़ाते हुए उदाहरण दो, ये दो, वो अलग बात है। लेकिन अपनी बातों को किस प्रकार से सामने वालों को समझाया जा सके, ये अपने आप में एक कला होती है। तो कला कुशलता को बताता है, कला कौशलता को बताता है। तो इस प्रकार से कला एक ऐसी क्रिया है जिसके माध्यम से किसी कार्य को किस प्रकार से किया जाए और वास्तविक रूप से किस प्रकार से ढाला जाए, इस बात को बताता है। तो इस रूप से अर्थशास्त्र भी एक कला है। क्यों? क्योंकि सैद्धांतिक और व्यावहारिक दोनों रूप से प्रयोग, क्योंकि हम अपने सिद्धांतों को किस प्रकार से समस्याओं को दूर करने के लिए प्रयोग करें, ये कला है।
अर्थशास्त्र की समस्याओं का अध्ययन व्यावहारिक जीवन को ध्यान में रखकर किया जाता है, और व्यावहारिक जीवन जो है सिद्धांतों से साथ चलता है, लेकिन सिद्धांतों को व्यावहारिक जीवन के अनुसार परिवर्तन करना भी जरूरी होता है। हर समय एक जैसा नहीं होता है। अधिकांश समस्या भी शुद्ध आर्थिक समस्या ही होती है, इसलिए अर्थशास्त्र एक कला है, क्योंकि कला समस्याओं को वास्तविक धरातल पर लेके सुलझाता है। अब बात होती है लास्ट पॉइंट की, अर्थशास्त्र की सीमाएं। हमने पढ़ा अर्थशास्त्र के अंतर्गत तमाम आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है, मनुष्य की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए उसके विभिन्न सीमित साधनों का अध्ययन करता है, चुनाव की समस्या को सुलझाता है। लेकिन इसके बावजूद भी अर्थशास्त्र में कभी बहुत सारी सीमाएं हैं जहाँ पर हम अर्थशास्त्र को वास्तविक रूप से बहुत सारी चीज़ों को नहीं पढ़ सकते। क्या है? अर्थशास्त्र केवल मानवीय क्रियाओं का अध्ययन करता है। मानव के अलावा जो पशु पक्षी, दूसरी प्रकृति है, पेड़ पौधे, जो निर्जीव वस्तु, इन सब चीज़ों इनकी भी क्रियाएं होती हैं जो प्रकृति से जुड़ी हुई हैं, और उनकी क्रियाओं भी मनुष्य की जीवन को प्रभावित करता है। लेकिन अर्थशास्त्र में उन क्रियाओं का अध्ययन नहीं किया जाता है, यहाँ पर केवल मनुष्य की क्रियाओं का अध्ययन करता है। दूसरा, अर्थशास्त्र सामान्य मनुष्य की क्रियाओं का अध्ययन करता है। सामान्य का मतलब होता है दिमागी रूप से सामान्य हो, जो पागल है, ठीक है, वो लोग, छोटे बच्चों की क्रियाएं, जो भी असामान्य लोग होते हैं, इन सब की क्रियाओं का अध्ययन अर्थशास्त्र के अंतर्गत नहीं किया जाता है। अर्थशास्त्र केवल ऐसे व्यक्तियों का अध्ययन करता है जो समाज के सदस्य है, जो समाज के सदस्य नहीं है, जो गैर कानूनी रूप से कोई कार्य करता है, सामाजिक रूप से बहिष्कृत कर दिया गया है, उसका अध्ययन यहाँ पर नहीं होता है। अर्थशास्त्र मनुष्य की केवल धन से संबंधित आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है, मतलब यहाँ पर अनार्थिक क्रियाओं का अध्ययन नहीं किया जाता है। जिसका संबंध धन से नहीं है वो अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन में नहीं लाया जाता है। तो ये रहा आपका पहला टॉपिक पूरा अर्थशास्त्र से संबंधित। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे अर्थशास्त्र में अध्ययन करने की विधियों के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो का बेसब्री से इंतज़ार कीजिए, और अगर आपको पाना है नेक्स्ट वीडियो आपको मिले, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा अभी, और शेयर करना आपका तमाम दोस्तों के बाद जो बीए सेमेस्टर 1 में एडमिशन लिए हुए आपके साथ में पढ़ने वाले हैं और उनको कंटेंट नहीं मिल रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत होता है कि क्या लिखे क्या पढ़े, स्कूल कॉलेजों में पढ़ाई नहीं हो रही है, पढ़ाया जा रहा है तो इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश की बुक से पढ़ाया जा रहा है, हिंदी मीडियम वालों के लिए कंटेंट नहीं मिल रहा है। तो वो हर एक बच्चा मेरे चैनल से जुड़िए, डेली वे में आपको कंटेंट विद पीडीएफ। देखिए, मैं केवल और केवल हेडिंग के साथ नहीं पढ़ाता, मैं पूरा कंटेंट देने की कोशिश करता हूं ताकि आपको अलग से कहीं से ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। बस इसी तरह मेरे साथ बने रहिए लगातार, और इसी तरह मैं अगर आप बने रहते तो प्रॉमिस है मेरा आपको हर एक, जब तक आपका बीए कंप्लीट नहीं होता तब तक कंटेंट आपको मैं प्रोवाइड करता रहूँगा यूं ही लगातार। थैंक यू एंड बाय।